नमस्कार। ज्ञान अदब की ओर से मैं विजया टेकसिंगानी सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ नसीमा मर्चेंट जी मौजूद है। नसीमा जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। आपकी अनुमति से ज्ञान अदब के बारे में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। जरूर, इर्शाद हो। धन्यवाद। जोड़ने इंसानियत का मजहब, जोड़ने इंसानियत का मजहब, फरूख और नसीबा ने काम किया है गजब। जोड़ने इंसानियत का मजहब, फरूख और नसीमा ने काम किया है गजब। प्रस्थापित किया है ज्ञान अदब, जहां साहित्य, संगीत और संस्कृति की हरदम होती है पूजा बाअदब। जहां साहित्य, संगीत और संस्कृति की हरदम होती है पूजा बाअदब। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। संगीत की परिभाषा में गायन, वादन और नृत्य को संगीत कहते हैं। अगर हम साहित्य, गायन मतलब संगीत और संस्कृति को मिला दे तो उसे हम ज्ञान अदब कह सकते हैं। ज्ञान अदब में शुरुआत से ही सभी विधाओं में पुरस्सर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं और अभ्यासकों को उनके जरिए ज्ञान अदब के आर्काइव्स में जाकर जानकारी मिल सकती है। बहरहाल, हम हिंदी दिवस निमित्त, जो कि 14 सितंबर को होता है, यह ज्ञान अदब और क्षितिज इंफोटेनमेंट के संयुक्त तत्वावधान से एक विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरी भाषा के लोग। नसीमा जी, जैसे कि आप जानती है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हिंदी के पहले सेनापति मानते हैं। वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और उनकी मातृभाषा थी गुजराती, और उन्होंने हिंदी का प्रचार और प्रसार किया। पहली बार उन्हें केशव चंद्र सेन जी ने कोलकाता में हिंदी में भाषण देने के लिए कहा, और उसके बाद उन्होंने सभी भाषण हिंदी में देना शुरू किया और हिंदी में पत्र व्यवहार करना शुरू किया, और सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक ग्रंथ भी उन्होंने हिंदी में लिखा। वे खुद आर्य समाज के प्रवर्तक थे और उन्होंने आर्य समाजियों को अपनी पत्रिकाएं हिंदी में निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी प्रेरणा से आर्य समाजियों ने हिंदी के लिए अद्भुत कार्य किया। उस समय कई लोगों का ये मानना था, जो हिंदी के विरोध में थे, उनका ये मानना था कि हिंदी भारतीय भाषा नहीं है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस धारणा का बहुत कड़ा विरोध किया और हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम देकर हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उनके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय और राजश्री पुरुषोत्तम दास, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राज्य भाषा बनाने के लिए बहुत काम किया। गांधी जी चाहते थे कि दक्षिण और उत्तर भारत को हिंदी भाषा के जरिए से जोड़ दिया जाए। वो ये भी चाहते थे कि संसद में, किताबों में, विद्यार्थियों में, पूरे समस्त भारत में हिंदी भाषा बोली जाए। तो वो अपने भाषणों में भी उसका प्रचार करते थे और उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दे दिया जाए। तो 14 सितंबर 1449 को आजाद भारत की पहली राज्य भाषा का सम्मान हिंदी को मिल गया, और इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बहरहाल, नसीमा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। नसीमा जी ने उर्दू में एमए किया है और माफ कीजिएगा, उन्होंने उर्दू में एमए किया है, और जब वो बीए में पढ़ती थी तब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर
के प्रदान किया था, अवार्ड प्रदान किया था, और 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी उन्हें मिली थी। और वो नसीमा जी और फरूक मर्चेंट ने मिलकर, उनके पति है, मिलकर ये दोनों संस्थाओं का स्थापन किया है, जिनका नाम है ज्ञान अदब और नित्याशा फाउंडेशन। नसीमा जी हमें ज्ञान अदब और नित्याशा फाउंडेशन के बारे में थोड़ी मालूमात कराएगी। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट थैंक यू। ज्ञान अदब की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है। ज्ञान अदब के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, जो लोग हमसे जुड़े हुए थे और जो आज जुड़ेंगे उनके लिए। ज्ञान अदब एक लिटरेचर सेंटर है, जहां लिटरेचर के साथ साथ कल्चर और आर्ट को भी प्रमोट किया जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कलाकारों को एक मंच मिलता है अपनी कला को परफॉर्म करने का। ज्ञान अदब के जरिए हम प्रोग्राम्स पेश करते हैं, वो न सिर्फ मनोरंजन तक ही महदूद रहते हैं, बल्कि इन प्रोग्राम के जरिए हम नॉलेज देने की भी पूरी कोशिश करते हैं। ज्ञान अदब के अंदर ही हम गुलदस्ते उर्दू का प्रोग्राम पेश करते हैं, जो ज़्यादातर उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू जबान में होते हैं। ज्ञान अदब में ही ज्ञान रुचि, जो कि मैं चलाती हूँ, वो मोहल्ले की या बस्तियों की औरतों के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पर मैं मॉड्यूल्स तैयार करती हूँ और उन मॉड्यूल्स में उनको, उनके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, डाइट एंड हाइजीन के ऊपर हमने अब तक उनको मॉड्यूल्स तैयार किया। अभी हमारा जो चल रहा है उन लेडीज के लिए, उन औरतों के लिए, वो इंग्लिश क्लास, यानी जो उनको इंग्लिश नहीं आती है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और इंग्लिश को बिल्कुल भी भूल चुके हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक फिर से इंग्लिश जबान लाई जाए। ज्ञान अदब की दूसरी एनजीओ सिस्टर है, जिसका नाम है नित्याशा, जहाँ पर हम गरीब बच्चों को, जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है, उनको हम इंसुलिन और स्ट्रिप्स फराहम करते हैं। ज्ञान अदब और नित्याशा दोनों ही रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये काम हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इसमें हमारा पूरा साथ दें। हाल ही में जब लॉकडाउन था, हमने डायबिटीज के बच्चों को राशन भी फराहम किया और उनके घरों में जाकर, जो कई बच्चों के घर गाँव में हैं, उनके घरों में जाकर इंसुलिन और स्ट्रिप्स फराहम की। हमारी कोशिश थी कि हम उनको जहाँ तक हो सके दवाइयाँ जरूर दें, ताकि उनकी शुगर लेवल नॉर्मल रहे। अगर आप इस नेक काम में हमारा साथ देना चाहें, तो जो लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर क्लिक कर सकते हैं, या हमें इस नंबर पर 9823010962 पर व्हाट्सएप करें। आपकी मदद से हम इन बच्चों की और ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। ज्ञान अदब का हर प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव आता है, और अगर आपने कोई भी प्रोग्राम मिस किया हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसका URL आपकी स्क्रीन पर है, इसको आर्काइव सेक्शन पर क्लिक करें। हर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर देखी जा सकती है। यूट्यूब का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। आइए हम और आप मिलकर मेरी भाषा के लोग प्रोग्राम को एंजॉय करें विजया जी के साथ। शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये जो प्रोग्राम आज हो रहा है, अभी फेसबुक पे भी लाइव चला है, तो somebody wants to join on Facebook, लाइव है, और ये रिकॉर्डिंग आपको बाद में भी दिखेंगी, और ये प्रोग्राम होने के बाद एडिट करके ये वीडियो हम YouTube पे भी डालेंगे, और इसका लिंक मैं आपको सबको WhatsApp पे डाल दूंगा। प्लीज स्टार्ट विजय जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। धन्यवाद फरूक जी। हाँ, आज हम हिंदी दिवस निमित्त, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, ज्ञान अदब और क्षितिज इंफोटेनमेंट के संयुक्त तत्वावधान से मेरी भाषा के लोग ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रकाशन के क्षेत्र में विशेषकर हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है क्षितिज प्रकाशन। क्षितिज प्रकाशन का सहयोगी संस्थान है क्षितिज इंफोटेनमेंट। साहित्य को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए अभिनव शैली में विभिन्न मंचन और प्रस्तुतियों के लिए
क्षितिज इंफोटेनमेंट सदा चर्चित रहा है। बच्चन जी की मधुशाला हो, अमृता प्रीतम का समग्र साहित्य, प्रेमचंद जी के पात्रों को मंच पर साकार करना हो, या संजय भारद्वाज के नाटक एक भिखारिन की मौत का मंचन हो, क्षितिज की प्रस्तुति हमेशा कुछ हट कर रही है। विभिन्न भाषाओं की रचनाओं को लेकर भाषा कभी बांधती नहीं हो, या स्त्रीत्व का पर्व जन्म चक्र, हर प्रस्तुति को आप दर्शकों ने स्नेह एवं समर्थन किया। इसी श्रृंखला में हिंदी दिवस के अवसर पर क्षितिज प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य का यात्रा लोग, मेरी भाषा के लोग। इस आयोजन में हिंदी पर हिंद की प्रतिनिधि रचनाओं को साहित्यकार मित्र अपना स्वर देंगे। चलते हैं इस लोक की यात्रा पर, मेरी भाषा के लोग। प्रस्तावना विजया टेकसिंघानी, लेखक निर्देशक सूत्रधार संजय भारद्वाज। मेरी भाषा के लोग मेरी सड़क के लोग हैं। मेरी भाषा के लोग मेरी सड़क के लोग हैं। सड़क के लोग सारी दुनिया के लोग। मेरी भाषा के लोग मेरी सड़क के लोग हैं। सड़क के लोग सारी दुनिया के लोग। पिछली रात मैंने एक सपना देखा। पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि दुनिया के सारे लोग एक बस में बैठे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। फिर वह पीली सी बस हवा में गायब हो गई और मेरे पास बच गई सिर्फ मेरी हिंदी। वह पीली सी बस हवा में गायब हो गई, मेरे पास बच गई सिर्फ मेरी हिंदी, जो अंतिम सिक्के की तरह हमेशा बच जाती है मेरे पास हर मुश्किल में। कहती वह कुछ नहीं, कहती वह कुछ नहीं, पर बिना कहे भी जानती है मेरी जीभ कि उसकी खाल पर चोटों के कितने निशान हैं। बिना कहे भी जानती है मेरी जीभ कि उसकी खाल पर चोटों के कितने निशान हैं, कि आती नहीं नींद उसकी कई संज्ञाओं को। आती नहीं नींद उसकी कई संज्ञाओं को, दुखते हैं अक्सर कई विशेषण, पर इन सब के बीच असंख्य होठों पर एक छोटी सी खुशी से थरथराती रहती है ये। तुम झांक आओ सारे सरकारी कार्यालय, तुम झांक आओ सारे सरकारी कार्यालय, पूछ लो मेज से दीवारों से पूछ लो और छान डालो फाइलों के ऊंचे ऊंचे मनहूस पहाड़। तुम झांक आओ सारे सरकारी कार्यालय, पूछ लो मेज से दीवारों से पूछ लो, छान डालो फाइलों के ऊंचे ऊंचे मनहूस पहाड़। कहीं मिलेगा ही नहीं इसका एक भी अक्षर, कहीं मिलेगा ही नहीं इसका एक भी अक्षर। और ये नहीं जानती कि इसके लिए ईश्वर को नहीं तो फिर किसे धन्यवाद दे। मेरा अनुरोध है, मेरा अनुरोध है करबद्ध अनुरोध। मेरा अनुरोध है करबद्ध अनुरोध, भरे चौराहे पर करबद्ध अनुरोध। राज नहीं भाषा, राज नहीं भाषा, राज नहीं भाषा, भाषा सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को, सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को। आज के कार्यक्रम में जुड़े ज्ञान अदब और क्षितिज इंफोटेनमेंट के संयुक्त तत्वाधान का ये कार्यक्रम, इस आयोजन में जुड़े आप सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। मित्रों, मेरी भाषा के लोग में मेरी, आपकी, हमारी, हम सब की हिंदी को समझने वाले, हिंदी के प्रति प्रेम रखने वाले और हिंदी को जीने वाले हर व्यक्ति के प्रति नमन। वस्तुतः विश्व में
विस्तृत स्तर पर बोली जाने वाली विराट हिंदी का एक छोटा सा प्रतिनिधि मैं संजय भारद्वाज अपने साथी साहित्यकारों के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस आयोजन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाओं का पाठ होगा और इनका पाठ करने वाले भी सारे साहित्यकार मित्र हैं। सामान्यतः यह बिरला ही होता है कि एक साहित्यकार किसी अन्य साहित्यकार की रचना का पाठ कर रहा है, पर इतने बड़े नाम हैं और उनका पाठ करना हम सभी साहित्यकारों को अच्छा भी लगेगा। मैं एक एक कर हमारे सभी रचनाकार मित्रों का परिचय आप लोगों को देना चाहूंगा। हमारे साथ यहाँ जुड़ी हैं विजया टेक सिंघानी जी। मैं चाहूंगा फारूक भाई विजया जी को स्क्रीन पे पूरा दिखाया जाए। विजया टेक सिंघानी। हमारे साथ जुड़ी हैं रीता सिंह। श्रीमती रीता सिंह, स्वागत है आपका भी। इस आयोजन में हमारे साथी हैं आशु गुप्ता। मेरी भाषा के लोग की हमारी एक सहयात्री हैं अपर्णा कडस्कर। साहित्य की यात्रा का ये जो लोक है, इसमें हमारे जो साथी जुड़े हैं उनमें अगला नाम है समीक्षा तैलंग। इस कार्यक्रम में रचना पाठ को आगे बढ़ाएंगी हमारी अगली साथी स्वरांगी साने। और मित्रों, हमारे साथ जुड़ी हैं रेखा सिंह। तो आइए मित्रों, हम लोग आरंभ करेंगे हमारी आज की यात्रा मेरी भाषा के लोग। मित्रों, वस्तुतः रोटी, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पेट भरने के लिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और सिर छिपाने के लिए मकान। मैं कहना चाहूंगा कि मूलभूत आवश्यकताएं तो हैं, लेकिन ये भौतिक रूप से मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन आदमी मशीन तो नहीं हो सकता, इसलिए स्वाभाविक है कि भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी अपने कुछ मानसिक आवश्यकताएं भी होंगी। एक मानसिक विरेचन की आवश्यकता होती है, अंग्रेजी में जिसके लिए कैथारसिस शब्द का उपयोग किया जाता है। और इसलिए मित्रों, मनुष्य की इस मानसिक आवश्यकता की जो पूर्ति है वो होती है अभिव्यक्ति के माध्यम से, और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है भाषा। मित्रों, भाषा वो साधन, वो औजार, वो टूल है जिसकी सहायता से भाष्य किया जा सके, संवाद साधा जा सके, परस्पर बतियाया जा सके। और देखिए, बतियाने की इच्छा तो मनुष्य में जन्म लेने से ही आरंभ हो जाती है, बल्कि सच कहें तो जन्म से भी पहले, क्योंकि विज्ञान ये मानता है कि होने वाली मां जिस भाषा में चिंतन करती है, गर्भ पर उसका प्रभाव पड़ता है। गर्भ संस्कार की भारतीय अवधारणा यह कहती है कि गर्भवती जिस भाषा में सपने देखती है, उसका गर्भ भी उसी भाषा में सोचने लगता है। यही भाषा मातृभाषा होती है, व्यक्ति की अपनी भाषा होती है। यही भाषा मेरी भाषा होती है। साथियों, जिस तरह मां के दूध का स्थान जगत में कोई दूसरा नहीं ले सकता, उसी तरह अपनी भाषा का स्थान अन्य कोई भाषा नहीं ले सकती। और यही कारण है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, सब कुछ छूट जाए अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा। सब कुछ छूट जाए अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, वह मेरी माता है, माता से नाता कैसे तोड़ूंगा। आइए
मेरी भाषा के लोग की। यह प्रस्तुति राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त जी की रचना, और इसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगी विजया टेक सिंघानी। आमंत्रित है विजया टेक सिंघानी जी। धन्यवाद संजय जी। मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, रोम रोम में मेरे मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, रोम रोम में मेरे मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा। वो मेरी माता है, उससे नाता कैसे जो तोड़ूंगा। वो मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। कहीं अकेला भी हूँगा मैं तो भी सोच न लाऊंगा, कहीं अकेला भी हूँगा मैं तो भी सोच न लाऊंगा। अपनी भाषा में अपनों के गीत वहाँ भी गाऊंगा, अपनी भाषा में अपनों के गीत वहाँ भी गाऊंगा। मुझे एक संगिनी वहाँ भी अनायास मिल जाएगी, मुझे एक संगिनी वहाँ भी अनायास मिल जाएगी। मेरा साथ प्रतिध्वनि देगी, कली कली खिल जाएगी। मेरा साथ प्रतिध्वनि देगी, कली कली खिल जाएगी। मेरा दुर्लभ देश आज यदि अवनति से आक्रांत हुआ, मेरा दुर्लभ देश आज यदि अवनति से आक्रांत हुआ, अंधकार में मार्ग भूल कर भटक रहा है भ्रांत हुआ, अंधकार में मार्ग भूल कर भटक रहा है भ्रांत हुआ, तो भी भय की बात नहीं है, भाषा पार लगाएगी। तो भी भय की बात नहीं है, भाषा पार लगाएगी। अपने मधुर स्निग्ध भाव से उन्नत भाव जगाएगी, अपने मधुर स्निग्ध नाद से उन्नत भाव जगाएगी, उन्नत भाव जगाएगी, उन्नत भाव जगाएगी।
मुझे लगता है कि मित्रों की ऑनलाइन तालियां जो हैं वो इस प्रस्तुति के लिए अवश्य जानी चाहिए। गुप्त जी की ये कालजयी रचना और उसकी एक बहुत अच्छी प्रस्तुति विजया टेकसिंघानी जी ने यहाँ रखी। मित्रों, जैसा कि रचना में कहा गया था, भय की बात नहीं है, भाषा पार लगाएगी, अपने मधुर स्निग्ध नाद से उन्नत भाव जगाएगी। ये नाद शब्द मैं समझता हूं यहां पर बेहद महत्वपूर्ण है। नाद एक अर्थ में आप इसे आवाज कह सकते हैं। भारतीय दर्शन दो प्रकार के नाद का उल्लेख करता है, आहत और अनहत। आहत जिसे हम सुन पा रहे हैं, अनहत जिसे हम सुन नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो मौन हो, अनहत जो मौन है, जो प्रत्यक्ष हम तक पहुंच नहीं रहा है। लेकिन मित्रों, आहद हो या अनद हो, आहद हो या अनद हो, दोनों प्रकार के नाद निश्चित करते हैं संवाद। मुझे अपनी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, बांट लेता हूं आप लोगों के साथ। कि जो मैंने कहा नहीं, जो मैंने कहा नहीं, जो मैंने लिखा नहीं, जो मैंने कहा नहीं, जो मैंने लिखा नहीं, उसकी समीक्षाएं पढ़कर तुष्ट हूं। जो मैंने कहा नहीं, जो मैंने लिखा नहीं, उसकी समीक्षाएं पढ़कर तुष्ट हूं। अपनी चुप्पी की बहुमुखी क्षमता पर मंत्र मुग्ध हूं। मित्रों, भाषा व्यक्त होती है शब्द के माध्यम से, और शब्द सार्थक है, शब्द प्रभावी है। तो फिर मान लीजिए कि शब्द के बाद उसका सन्नाटा, उसका मौन भी अपने श्रोता से संवाद करता है। हम चलते हैं भाषा से राष्ट्रभाषा की ओर। सामान्यतः ये हर मानस में कहीं ना कहीं एक बिंदु उठता है कि भाषा, जब राष्ट्रभाषा का हम उल्लेख करते हैं तो राष्ट्रभाषा को हम परिभाषित कैसे करेंगे। मित्रों, वैश्विक स्तर पर 3 बिंदु माने जाते हैं राष्ट्रभाषा को लेकर या राष्ट्रभाषा के संदर्भ में। किसी भी भूभाग पर सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली, पढ़ी, लिखी या कम से कम समझी जाने वाली भाषा। मैं इसकी बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना में 43.6% लोगों ने हिंदी को मातृभाषा घोषित किया, और लगभग 87% लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कम से कम हिंदी पढ़ना, बोलना या कम से कम समझना जो है वो निश्चित तौर पर वे समझ लेते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु, यानी बोलने के आधार पर राष्ट्रभाषा हिंदी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाषा जिसमें प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों से शब्दों के आदान प्रदान की क्षमता हो। जैसा मैंने कहा था कि विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, अगर आप विचार करें कि मराठी से कितने शब्द हिंदी ने लिए या मराठी को कितने शब्द हिंदी ने लिए, ऐसी अनेक भाषाएं हैं। दूसरे बिंदु के आधार पर भी हिंदी राष्ट्रभाषा है। तीसरा जो मेरी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है, भाषा जिसमें उस भूभाग के सांस्कृतिक मूल्यों को अंतर्निहित करने का सामर्थ्य हो। सांस्कृतिक मूल्य, मित्रों, ये सांस्कृतिक मूल्य जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। अभी क्या होते हैं सांस्कृतिक मूल्य? जिस पावन भूमि में हम बैठे हैं, यहां पर एक दिग्गज, एक ऐसा ऊंचा हस्ताक्षर हुआ, नाम कुसुमाग्रज। उनका नाम लेते हुए भी एक विराट अनुभूति सी होती है मित्रों। कुसुमाग्रज जी की मराठी की सुप्रसिद्ध कविता है कणा। जितने मराठी भाषी जुड़े होंगे वो जानते हैं, और हिंदी भाषी भी जो साहित्यकार है उसने निश्चित अध्ययन किया होगा। कुसुमाग्रज जी अपने उस कविता में कहते हैं, गंगा माई पाहुणी आली, गंगा माई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून, माहेर वाशिण पोरी सारखी चार भिंतीत नाचली। सांस्कृतिक मूल्य, बाढ़ की विभीषिका का वर्णन है। नदी का पानी जो है वो घर में घुस गया है, लेकिन तब भी सांस्कृतिक मूल्य कहलवाते हैं कुसुमाग्रज जी से, गंगा मां घर आई। बाढ़ में भी नदी नहीं है, गंगा माई है। गंगा माई पाहुणे आली, गेली घरट्यात राहून। और उसके बाद की स्थिति देखिए कि जो पानी ने घर की दीवारें हिलाकर रख दी हैं, ये स्थिति वैसी है जैसे
शादीशुदा बेटी जब अपने मायके आती है, माहिर वाशन पोरी सारखी चार भिंती नाची। जब वो बिटिया घर आती है, जब कभी अपने मायके आती है, तो हम सभी जानते हैं कि घर की दीवारें हिल जाती हैं। हाँ, वैसे विषयांतर हो जाएगा, लेकिन हम पुरुष ये मानते हैं कि दीवारें तो ये वहां के भी हिला देती हैं जहां शादी करके जाती हैं। लेकिन उसके मुकाबले हम लौटते हैं फिर से अपने विषय की ओर, जो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, कि ये जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये जिस भाषा में आते हैं, भाषा जो अन्य भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान करती है, भाषा जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली पढ़ी लिखी या कम से कम समझी जाती है, वो उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है। स्वाभाविक तौर पर हिंदी इस राष्ट्र की भाषा थी, है और रहेगी। अब ये बात अलग है जो मैं कहना चाहूंगा मित्रों, कि सरकार यह व्यवस्था राष्ट्रभाषा घोषित करे या ना करे, इससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इस स्वाभाविक राष्ट्रभाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। और मुझे लगता है कि राजभाषा कहने के बाद भी कहीं ना कहीं एक व्यवधान सा, क्योंकि कहा गया कि इसके साथ साथ 15 वर्ष अंग्रेजी भी जो है राजभाषा का काम करेगी, क्योंकि अभी हमारे पास पारिभाषिक शब्दावली नहीं। अब पारिभाषिक शब्दावली न होना, इसके लिए 15 वर्ष, चलिए मैं तो उससे भी सहमत नहीं हूं, हम में से अनेक लोग सहमत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं इस बात को, तुर्की में कमाल पाशा ने क्या किया था। लेकिन मुझे लगता है कि विषय लंबा खिंचता जाएगा, इसलिए जो जो बिंदु सहज रूप से सामने आते जाएंगे उस पर न जाते हुए मैं सीधे इस 15 वर्ष पर लौटता हूं मित्रों। कि अब आप देखिए कि पारिभाषिक शब्दावली भी आ गई, लेकिन किंतु परंतु यद्यपि तद्यपि तब अब ये सारा खेल चलता रहा। और अब 70 वर्ष हो गए, संभवतः व्यवस्था को गिनती जो है अब तक आई ही नहीं। 70 होने के बाद भी 15 तक हमारी व्यवस्था पहुंची नहीं। 15 वर्ष उनकी दृष्टि में अब तक पूरे नहीं हुए। पर मित्रों, समाज को खंड खंड करने के तमाम षड्यंत्रों के विरुद्ध अखंड समाज का संकल्प लेकर खड़ा रहता है साहित्य। कितना ही कोई तोड़ने की कोशिश करता रहे, साहित्य सर्वदा जोड़ने का काम करता है। और यदि ये साहित्य अपनी भाषा में हो तो मानकर चलिए कि साहित्य की शक्ति जो है वह और बढ़ जाती है। मित्रों, भगवान वैद्य प्रखर की लघु कथा गणेशी लाल के प्रश्न और हिंदी, ये हम प्रस्तुत करेंगे। वस्तुतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर को सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस के नाम पर जिस तरह का मैं कहूंगा कि वितंडावाद होता है, उसकी पोल खोलती है ये लघु कथा। हमारे लिए आनंद की बात है कि आज स्वयं रचनाकार भगवान वैद्य प्रखर भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो गणेशी लाल के प्रश्न और हिंदी, इस लघु कथा का वाचन, भगवान वैद्य प्रखर की लघु कथा, और इसका वाचन करेंगी रीता सिंह। मैं आमंत्रित कर रहा हूं रीता सिंह जी को इस लघु कथा के वाचन के लिए। सादर। गणेशी लाल इस वर्ष हिंदी दिवस पर अवश्य आएगा और अपने प्रश्नों के उत्तर भी चाहेगा। पिछले वर्ष हमने ही बुलाया था उसे हिंदी दिवस पर सम्मानित करने के लिए। अब गणेशी लाल हिंदी का कोई विद्वान तो था नहीं कि हिंदी पर भाषण देता, हमारे कामकाज की प्रशंसा करता और स्मृति चिन्ह लेकर चलता बनता। वह सिर्फ एक पुष्प गुच्छ लेकर गया और गुच्छ में जितने पुष्प थे उससे अधिक प्रश्न छोड़ गया हमारे लिए, और कहकर गया कि अगले सितंबर को जरूर आऊंगा उत्तर जानने के लिए। अब इसे इत्तेफाक कहिए या हादसा कि इधर हिंदी भारत की राजभाषा बनी और उधर गणेशी लाल के घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। गणेशी लाल जिनके बंगले में अर्दली था, वो साहब हर साल 14 सितंबर के दिन देर से घर लौटते और बेगम साहिबा को सफाई देते कि आज वो हिंदी दिवस था ना, कुछ हिंदी वालों को बुला लिया था। साल भर तो कोई पूछता नहीं बेचारों को, आज अवसर मिलता है तो बोल लेते हैं जी भरकर। हम भी क्या करें बेगम, उन्हीं को पूछना पड़ता है, उन्हीं को बुलाना पड़ता है घुमा फिरा कर। दफ्तर अधिक है शहर में और हिंदी के विद्वान है कम। बस अनपढ़ गणेशी लाल ने साहब की बात सुनी
और तुरंत एक बात गांठ बांध ली कि वो अपने पुत्र को हिंदी का विद्वान बनाएगा। वैसे भी हिंदी उसके घर की भाषा थी, लिहाजा गणेशी लाल के सुपुत्र की गाड़ी हिंदी की पटरी पर ऐसी चल निकली कि उसने अपनी उम्र के ठीक 27वें साल में पीएचडी हासिल कर ली। इस बीच गणेशी लाल के पुत्र की शादी भी हो गई और उसे भी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। हिंदी की प्यास न गणेशी लाल की बुझी न उसके पुत्र की, लिहाजा पौत्र भी हिंदी पढ़ने लगा और पिछले वर्ष उसे भी पीएचडी मिल गई। अपनी 2 पीढ़ियों को हिंदी में पीएचडी कराने वाले अपढ़ गणेशी लाल को सम्मानित करने के लिए पिछले हिंदी दिवस पर बुलाया था हमने अपने दफ्तर में। तो कुछ उसके साथ बातचीत इस तरह हुई। साहब जी, मेरे पुत्र के साथ ही वो राजभाषा जन्मी थी ना, उसके क्या हालचाल है? आजकल प्रत्येक दफ्तर में एक हिंदी अधिकारी नियुक्त है। वो साहब लोगों को टिप्पणी, वाक्यांश, नोट्स आदि लिखना सिखाता है। राजभाषा अधिनियम, नियम, धारा 3 आदि आदि। साहब जी, ये बिना अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में पढ़े आपके कर्मचारी नौकरी लगते ही बिना किसी नियम अधिनियम की पाबंदी के अंग्रेजी में कामकाज करना भला कैसे सीख जाते हैं? उसमें क्या है, फाइल से पुराना देखकर नया सीख लेते हैं और लिख लेते हैं। साहब जी, जितनी अवधि में मुझ अपढ़ की 2 पीढ़ियां पीएचडी हो गई, उतनी अवधि में क्या हिंदी की इतनी भी सामग्री तैयार ना हो पाई दफ्तरों में कि जिसे उलट पुलट कर हिंदी में कामकाज किया जा सके? दुनिया में क्या और भी कोई ऐसा देश है साहब जी जहां हर दफ्तर में सरकारी कामकाज की भाषा का प्रयोग किए जाने के लिए एक हवलदार नियुक्त रहता है, और वह भी तब जब उस भाषा को अपनाकर आधी सदी से अधिक का अरसा बीत चुका हो? गणेशी लाल द्वारा पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अभी भी बाकी हैं। क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में? बहुत अच्छा रीता जी। मित्रों, मैंने कहा था कि हम अपनी जगह से कम जो हमारे साथ के मित्र हैं, हम रीता जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण लघु कथा को जो वर्तमान विसंगतियों को स्वर दे रही थी रीता जी, और उसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। एक मैं समझता हूँ मित्रों कि विज्ञान का अपना एक लाभ है कि हम लोग जो है अपनी जगह से बैठकर इतने सारे मित्रों के साथ जुड़ पा रहे हैं। अपने हर बात के अपने एक लाभ होते हैं, और मैं हानि तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ खामियां भी होती हैं कि उस तरह से आप लोगों की तालियां, उस तरह से आप लोगों का प्रतिसाद वो संबंधित रचनाकार या उस कलाकार तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि आप अपने अपने स्थान से निश्चित तौर पर इनके प्रति अपना समर्थन जो व्यक्त कर रहे होंगे। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य यहाँ पर गणेशी लाल के माध्यम से, उस पात्र के माध्यम से कहानीकार ने कहा। कैसा चुभता है यह वाक्य, जितनी अवधि में मुझ अपढ़ की 2 पीढ़ियां पीएचडी हो गई। शब्द देखिएगा, जितनी अवधि में मुझ अपढ़ की 2 पीढ़ियां पीएचडी हो गई, उतनी अवधि में क्या हिंदी की इतनी भी सामग्री तैयार ना हो पाई जिसे उलट पुलट कर हिंदी में काम किया जा सके? बहुत बड़ा चिंतन सूत्र, बहुत बड़ा प्रश्न कहानी लोगों के लिए छोड़ जाती है। मित्रों, अपनी भाषा के प्रवाह के साथ यदि मनुष्य बहता है तो उसका स्वाभाविक विकास होता है। यूं भी नदी की धार प्रवाह जिस दिशा में जा रहा है, उस प्रवाह में जब व्यक्ति जाता है तो उसकी गति भी तेज होगी, और स्वाभाविक तौर पर वो उस गति के साथ, उस बल के साथ जो है बहता चला जाएगा। तो भाषा का प्रवाह व्यक्ति की जो शब्द संपदा है उसका विस्तार करता है। सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का चिंतन मौलिक होता है।
आज जो स्थिति है मित्रों, हम सब जानते हैं, केजी से लेकर पीजी तक कॉपी पेस्ट की स्थितियां जो हैं वो अधिक हो गई हैं, क्योंकि जब तक अपनी भाषा में चिंतन नहीं होगा तब तक जो कुछ मौलिक है वो निकलकर भी नहीं आएगा। अपने प्रतीकों और अपने मूल्यों के साथ जीना व्यक्ति को अपरिमित ऊर्जा देता है। और इसलिए मित्रों, एक तथ्य की ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पूरे विश्व में सकल घरेलू उत्पाद, यानी हम जिसको जीडीपी कहते हैं, अब यहां भी कई बार प्रश्न होता है मित्रों, अनेक आयोजनों में जाना होता है, व्याख्यान होते हैं, लोगों के साथ जब प्रत्यक्ष बातचीत होती है, कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि हिंदी के शब्द बड़े कठिन हैं। अब अगर मैं जीडीपी के फुल फॉर्म पे जाऊं और सकल घरेलू उत्पाद, वस्तुतः कोई भी भाषा, कोई भी शब्द कठिन और सरल तो होता ही नहीं। शब्द परिचित या अपरिचित होता है, और शब्द का जब तक प्रयोग नहीं होगा, निरंतर प्रयोग नहीं होगा, तब तक शब्द से मनुष्य का परिचय जो है वो बढ़ता नहीं। सो मित्रों, जीडीपी के आधार पर, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर अगर हम देखें कि दुनिया में सबसे वरीयता के क्रम में 1 से लेकर 20 तक की जीडीपी, वैसे कोरोना काल में जीडीपी की चर्चा करना जो है बहुत उचित नहीं है, क्योंकि सारी जो जीडीपी है वो ऋण में गई हुई है, माइनस में गई हुई है। लेकिन अगर आप औसतन देखें कि पहले 20 पायदान जो हैं, ये सभी 20 देश ऐसे हैं जिनमें राजकाज से लेकर जीवन के हर क्षेत्र का काम उनकी अपनी भाषा में होता है। इन 20 देशों में केवल 4 की मातृभाषा अंग्रेजी है, बाकी 16 वो हैं जो गैर अंग्रेजी भाषी हैं। मित्रों, एक ऐसा देश है इजराइल। आपको आश्चर्य होगा कि जब इजराइल आजाद हुआ, स्वाधीन हुआ, तब उस देश में केवल 1% लोग ऐसे थे जिनको उनकी मूल भाषा हिब्रू आती थी। लेकिन इसके बाद भी सारे देश ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि इस देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग होने वाली भाषा हिब्रू होगी। उसका परिणाम देखिए, 16 नोबेल पुरस्कार मिले हैं इजराइल के वैज्ञानिकों को, और ये सारे शोध, सारे अनुसंधान हिब्रू भाषा में हुए, हिब्रू में लिखे गए। फ्रांस भी एक ऐसा ही देश, आपने वहां सुना होगा कि लैंग्वेज पुलिस, भाषा के लिए उन्होंने वहां पुलिस भी जो है नियुक्त की गई। दूसरी भाषा बोलने पर वहां पर प्रतिरोध है, विरोध है। वहां का ये लारेन प्रदेश का एक प्रसंग मुझे यहाँ पर याद आता है कि उस प्रदेश पर जर्मनी का जो है राज हो गया था, और जब जर्मन साम्राज्ञी वहां पर एक विद्यालय में गई और उन्होंने कहा कि यहाँ राष्ट्रगान कौन गाकर सुनाएगा, तो बिल्कुल शुद्ध भाषा और शुद्ध स्वर के साथ में 11 वर्ष की एक बच्ची ने वो राष्ट्रगान, चूंकि अब वो जर्मनी के आधिपत्य में थे, वो सुनाया। साम्राज्ञी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस बच्ची से कहा कि बेटा कोई एक चीज मांग ले। 11 वर्ष की उस बिटिया ने कहा कि अगर आप वास्तव में कुछ देना चाहती हैं तो ये दीजिएगा कि इसके बाद लारेन के किसी भी कोने में, क्योंकि उस पूरे भूभाग का नाम लारेन था, यहाँ किसी भी क्षेत्र में जर्मन भाषा का प्रयोग नहीं होगा, जीवन के हर क्षेत्र में हमारी भाषा फ्रेंच का उपयोग होगा। एक तो उस बच्ची का यह अदम्य साहस, और साम्राज्ञी ने कहा कि आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि बहुत लंबे समय तक लारेन जो है ये अब हमारे कब्जे में नहीं रहेगा। मित्रों, अब जो है अगर हम इस यात्रा को और थोड़ा आगे लेकर चलें, जो लोग रुचि रखते हैं इसमें, न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर एसोसिएशन का एक सर्वे है, संभवतः 1997 या 98 का, मुझे ठीक से स्मृति में नहीं है, और मनोरमा ईयरबुक 2000 में आप शायद उसको पढ़ पाएंगे। उसमें यह कहा गया था कि लगभग 18% के लगभग ऐसे लोग हैं जो दुनिया भर में कम से कम हिंदी को समझ लेते हैं। हमारी भाषा को कहीं पीछे करने की शुरुआत मैकाले ने की थी। मैकाले का उल्लेख मैं आगे कहीं करूंगा, लेकिन मैकाले की इन सारी नीतियों के विरुद्ध जो एक व्यक्तित्व 18वीं सदी के अंत में जो खड़ा हुआ था, भारतीय भाषाओं के समर्थन में जो खड़ा हुआ था, एक अद्भुत साहित्यकार
हमारी भाषा को मिला। मैं ये कहूंगा मित्रों कि भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति के गगन पर उगा इंदु अर्थात भारतेंदु। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चर्चा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु जी के रूप में हिंदी को एक ऐसा रचनाकार मिला जिसने भाषा को मानक रूप देने का सूत्रपात किया। उनका स्पष्ट उद्घोष था, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। जब तक अपनी भाषा की उन्नति नहीं होगी, जब तक चिंतन अपनी भाषा में नहीं होगा, तब तक उन्नति भी नहीं होगी। हमने भारतेंदु जी का इतना बड़ा काम है, हिंदी पर उनके अनेक दोहे हैं, उसमें से चुनिंदा कुछ प्रतिनिधि दोहे यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और भारतेंदु जी के साथ साथ हमने फक्कड़ कवि निर्गुण परंपरा के उस महान व्यक्तित्व कबीर के भी 2-3 दोहे यहाँ पर लिए हैं जो वाणी की महत्ता को प्रतिपादित करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दोहे और कबीर दास जी की वाणी दोनों को अपनी वाणी में यहाँ प्रस्तुत करेंगे आशु गुप्ता। मैं आमंत्रित करता हूं आशु गुप्ता जी को कि वे आए और उन दोहों को प्रस्तुत करें। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। भारतेंदु मिटत नहीं को सूल। एक भाषा एक जीव एक मति, सब घर के लोग। तब बनत है सबन सो, मिटत मूढ़ता सो। भारतेंदु मिटत मूढ़ता सो। और एक अति लाभ यह या में प्रगट लखा, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। भारतेंदु जो विद्या की बात। तेहि सुनी पावे लाभ सब, बात सुने जो को। यह गुण भाषा और महंग, कबहू नाही होय। भारतेंदु कबहू नाही होय। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार। सब देशन से लेकर हूँ, भाषा माही प्रचार। भारतेंदु भाषा माही प्रचार। भारत में सब भिन्न अति, ताहि सो उत्पात। विविध देश मत हूँ विविध, भाषा विविध लखात। भारतेंदु भाषा विविध लखात। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। भारतेंदु रहत हीन के हीन। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल। औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होय। कबीरा आप हूँ शीतल होय। बोल
बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आन, कबीरा तब मुख बाहर आन। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, कबीरा पढ़े सो पंडित होय, कबीरा पढ़े सो पंडित होय। वाह आशु जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति। और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे थे मैं वो भी देख रहा था, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी वो भी देख रहा था। बहुत आनंददायी प्रस्तुति। एक चित्र सा जो है आशु जी के स्वर और उनकी प्रस्तुति के चलते हम लोगों के आगे बना। भारतेंदु जी के दोहों से आरंभ करके कबीरदास जी के दोहों तक हम पहुंचे। अंतिम जो दोहा है, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। मित्रों, प्रेम क्या है? प्रेम मूल रूप से यह माना जाता है कि समानुभूति है, यानी जिसके प्रति आपका नेह है, जिसके प्रति आपका अपनत्व है, आत्मीयता है, उसके सुख में सुखी होना, उसके दुख में दुखी होना। क्या कभी विचार किया कि अंतरंग क्षणों में, प्रेम के क्षणों में किस भाषा में हमारे शब्द फूटते हैं? क्या कभी विचार किया दुख में, क्रोध में, किस भाषा में हमारा जो पहला शब्द है वो किस भाषा में आता है? ये भाषा अंतर्भूत है, अंतर्निहित है। अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करूं तो इनबिल्ट है। और ये जो भाषा है, यही भाषा निज भाषा है। ये जो भाषा है, यही भाषा मेरी भाषा है। और यही कारण था कि भारतेंदु जी ने लिखा, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। मित्रों, हमारी निज भाषा पर मैंने पहले जैसे उल्लेख किया था, इस भाषा पर कुठाराघात का रोड मैप तैयार किया था मैकाले ने। 1835-36 का समय था। 35 में तो वहां की संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका अपना एक वक्तव्य भी था। यदि आप देखें, एक पत्र उनका चर्चित रहा मैकाले का। मैकाले ने अपनी मां को जो पत्र लिखा था, उसकी वो 2-3 पंक्तियां, आप में से अनेक लोग उससे परिचित हैं, मैं यहां दोहराना चाहूंगा। मैकाले लिखता है, हमारी शिक्षा पद्धति को यदि अपनाया गया तो 30 वर्ष बाद यहां कोई मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। मैं दोहराऊंगा, हमारी शिक्षा पद्धति को यदि अपनाया गया तो 30 वर्ष बाद यहां कोई मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीयों का ऐसा वर्ग तैयार होगा जो देखने में तो भारतीय होगा, लेकिन रुचि, विचार, मन और बुद्धि से अंग्रेज होगा। दोहराऊंगा मित्रों, ऐसा वर्ग जो देखने में तो भारतीय होगा, लेकिन रुचि, विचार, मन और बुद्धि से अंग्रेज हो। आज मैकाले का स्वप्न मान लो पूरा हो गया। राजकाज से लेकर न्याय व्यवस्था तक लोकतंत्र में लोक की भाषा नहीं है, तंत्र की भाषा चल रही है। हाँ, लेकिन इतना अवश्य है, पिछले दिनों 2 बातें अच्छी हुई। एक बड़ा परिवर्तन हम देख पा रहे हैं, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता हो या रक्षा मंत्रालय का, सभी प्रमुख मंत्रालयों के जो प्रवक्ता हैं वे अपनी बात हिंदी में रख रहे हैं। नई शिक्षा नीति, उसको लेकर बहुत सारा उत्साह है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो है, ये एक सूत्र जो है उसमें आया है, वो कितना कार्यान्वित होता है वो आगे की बात है, कि हम प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में देने का प्रावधान करें। मित्रों, आप विचार कीजिए कि न्याय यदि विदेशी भाषा में होगा, कितनी मतलब विचित्र स्थिति है कि विदेशी भाषा में देसी आदमी को का न्याय, ये न्याय है या न्याय है?
इस पर 70 साल बीतने के बाद भी हमारा चिंतन नहीं होता तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम सब पर लगता है। और वो इसलिए लगता है क्योंकि लोकतंत्र में इकाई हम हैं, लोकतंत्र में मतदाता हम हैं, लोकतंत्र में नागरिक हम हैं। जो कुछ घट रहा है उसका दायित्व एक इकाई के नाते हमारा भी है। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निसंदेह अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखे मरने वालों, करोड़ों निरक्षरों, पिछड़ों और अंत्यजों, जो समाज में सबसे पीछे खड़ा है, उनके लिए हो और उनके लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। राष्ट्र स्वाधीन हुआ तो हम अपनी भाषा को उसका स्थान देना ही भूल गए। लेकिन मित्रों, हम ये भी भूल गए कि भाषा बहता नीर है, भाषा बहता पानी है, नीर अपनी राह खुद बना लेता है। आइए सुनते हैं गोपाल सिंह नेपाली जी की रचना हिंदी है भारत की बोली, उसे अपने आप पनपने दो। इस महत्वपूर्ण रचना को आवाज दे रही हैं हमारी साथी साहित्यकार अपर्णा कडस्कर। आमंत्रित है अपर्णा कडस्कर। दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो। हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो। हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है। थी अमर शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है। यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है। थी अमर शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है। मेवा है इसकी सेवा में, नयनों को कभी न झपने दो। हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। क्यों काट रहे पर पंछी के, पहुंची न अभी ये गावों तक। क्यों रखते हो सीमित इसको, तुम सदियों से प्रस्तावों तक। क्यों काट रहे पर पंछी के, पहुंची न अभी यह गांवों तक। क्यों रखते हो सीमित इसको, तुम सदियों से प्रस्तावों तक। औरों की शिक्षा से पहले, औरों की भिक्षा से पहले, तुम इसे सहारे अपने दो। औरों की भिक्षा से पहले तुम इसे सहारे अपने दो। हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। श्रृंगार न होगा भाषण से, सत्कार न होगा शासन से। श्रृंगार न होगा भाषण से, सत्कार न होगा शासन से। यह सरस्वती है जनता की, पूजो उतरो सिंहासन से। इसे शांति में खिलने दो, संघर्ष काल में तपने दो। इसे शांति में खिलने दो, संघर्ष काल में तपने दो। हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। जो युग युग से रह गए अड़े, मत उन्हीं अक्षरों को काटो। यह जंगली झाड़ नहीं भाषा है, मत हाथ पांव इसके छांटो। जो युग युग में रह गए अड़े, मत उन्हीं अक्षरों को काटो। यह जंगली झाड़ नहीं भाषा है, मत हाथ पांव इसके छांटो। अपनी झोली से कुछ न लूटे, औरों का इसमें खपने दो। हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। प्रतिभा हो तो कुछ सृष्टि करो, सदियों की बनी बिगाड़ो मत। कवि सूर बिहारी तुलसी का यह बिरुआ नरम उखाड़ो मत। प्रतिभा हो तो कुछ सृष्टि करो, सदियों की बनी बिगाड़ो मत। कवि सूर बिहारी तुलसी का यह बिरुआ नरम उखाड़ो मत। भंडार भरो, जनमन की हर हलचल पुस्तक में छपने दो। भंडार भरो, हर हलचल जनमन की हर हलचल पुस्तक में छपने दो। हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमत की गंगा है। यह माध्यम उस स्वाधीन देश का जिसकी ध्वजा तिरंगा है।
बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमत की गंगा है, यह माध्यम उस स्वाधीन देश का जिसकी ध्वजा तिरंगा है। हो कान पवित्र इसी सुर में, इसमें ही हृदय तड़पने दो। हो कान पवित्र इसी सुर में, इसमें ही हृदय तड़पने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। बहुत अच्छी प्रस्तुति अपर्णा। नेपाली जी की इस रचना को अपर्णा कटस्कर आवाज दे रही थी और बहुत ही उस पूरी तौर से उस कविता में उतरकर उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। धन्यवाद अपर्णा। धन्यवाद मित्रों, इस यात्रा को हम आगे लेकर चलते हैं। जो कुछ अपर्णा कह रही थी, जो कुछ नेपाली जी की रचना के माध्यम से कहा गया, जो युग युग से रह गए अड़े, जो युग युग से रह गए अड़े, मत उन्हीं अक्षरों को काटो। जो युग युग से रह गए अड़े, मत उन्हीं अक्षरों को काटो। यह जंगली झाड़ नहीं भाषा है, मत हाथ पांव इसके छांटो। मित्रों, जो कुछ हमने किया, सच कहें तो वो हाथ पांव छांटने से अधिक क्रूर और विभत्स है। बताया जाता है कि चीन में लड़कियों के पैर छोटे रखने के लिए लकड़ी के जूते पहनाने का चलन था। कुछ ऐसा ही हमने हमारी भाषाओं के साथ भी किया। हमारी भाषाओं का विकास रोकने के लिए जो कुछ संभव था, वो मुझे लगता है कि व्यवस्था और प्रशासन को तो छोड़ दीजिए, हमारी जो उदासीनता है वो भी उसके लिए कहीं ना कहीं उसका भी एक दायित्व है। और आश्चर्य की बात यह है मित्रों कि त्रिभाषा सूत्र में अनेक राज्यों ने देश की राजभाषा को ही वैकल्पिक विषय बना दिया। एक और तो यह घोषित किया गया कि देश की राजभाषा हिंदी होगी, और दूसरी ओर अनेक राज्यों ने हिंदी को वैकल्पिक विषय बना दिया और हिंदी के स्थान पर अधिक स्कोर किए जा सकने वाली विदेशी भाषाओं का विकल्प जो है वो दिया गया। ये कैसा डेकोरम है, कैसा डेकोरम है कि इस मिट्टी में गहरे बैठने वाले, फिर वो पीपल हो, बरगद हो, नीम हो या इमली हो, उसको काट कर हमने डेकोरेटिव पेड़ लगा दिए। ऐसे पेड़ जिन पर पंछी अपना घरौंदा ना बना सके, पेड़ जो जरा सी हवा चले और ढह जाए। आश्चर्य की बात यह है कि विरुद्ध आचरण करने के बाद भी हिंदी दिवस के दिन एक ये डेकोरम, मैं डेकोरम शब्द का जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं, एक ये शिष्टाचार सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है तो हिंदी सीखनी चाहिए। और मित्रों, इस हिंदी सीखने पर व्यंग के अद्भुत हस्ताक्षर, जिनके नाम के साथ मुझे लगता है कि व्यंग परिभाषित होने लगता है, हरिशंकर परसाई जी ने लिखा था कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले, हिंदी दिवस के दिन हिंदी में बोलने वाले हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। दोहराऊंगा, हिंदी दिवस के दिन हिंदी में बोलने वाले हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। व्यंग की इसी परंपरा में एक सशक्त नाम रविंद्रनाथ त्यागी जी का। रविंद्र जी ने व्यंग की चाशनी में डुबोकर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस का एक गजब का, मैं कहूंगा गजब का एक लेखा जोखा अपनी रचना हिंदी दिवस में प्रस्तुत किया था। आइए त्यागी जी के इस व्यंग का आनंद लेते हैं। हमारे साथी रचनाकार, हमारे साथी व्यंगकार समीक्षा तैलन के स्वर में आमंत्रित है। समीक्षा तैलन। जी समीक्षा जी। जी एक सेकंड। समीक्षा जी अपनी बात आरंभ करें। हाँ जी, हाँ जी। देश में जिस प्रकार गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस और शहीद दिवस मनाए जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इस बात का पता मुझे नहीं है।
शहीद दिवस की भांति शायद हिंदी दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी। इस बार मेरे दफ्तर के लोगों ने भी निश्चय किया कि हिंदी दिवस मनाया जाए और शानदार ढंग से मनाया जाए, न भूतो न भविष्यति वाली बात। दफ्तर के नेताओं ने विस्तृत कार्यक्रम बनाया और तय किया कि सबसे पहले बीती विभावरी जागरी का नारा लगाते हुए सारे नगर में प्रभात फेरी लगाई जाए। उसके बाद हाल ही में खरीदी गई हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई जाए। उसके बाद एक कवि सम्मेलन हो और अंत में चलकर अंधा योग को नृत्य नाटिका के रूप में रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाए। शेक्सपियर ने लिखा है कि समय और समुद्र का ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। आखिर वह दिन आ ही गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूंगा कि हिंदी दिवस का श्री गणेश ही कुछ ऐसा हुआ कि काफी हिंदी प्रेमियों का दिल ही नहीं बल्कि शरीर भी टूट गया। प्रभात फेरी लगाते समय कुछ कुत्तों ने जुलूस का पीछा किया और कुछ लोगों को काट भी लिया। कुत्तों से बचने के लिए दफ्तर के कर्मचारी इधर उधर भागने लगे तो थाना लाल कुर्ती के सिपाहियों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया और हवालात में बंद कर दिया। प्रभात फेरी के कारण जिन युवतियों की नींद उचट गई थी वे भी प्रभात फेरी वालियों को गालियां देने लगी। दाग दहलवी ने जो कहा था वह पूरी तरह सच निकला। क्या कहा था सुनिएगा जरा। दी मुअज्जिन ने शब-ए वस्ल अज़ां पिछले पहर, दी मुअज्जिन ने शब-ए वस्ल अज़ां पिछले पहर, हाय कमबख्त को किस वक्त खुदा याद आया। 10 बजे पुस्तकों की प्रदर्शनी की गई। राज्य के एक मंत्री जो कभी हमारे ही दफ्तर में बाबू होते थे उद्घाटन करने आए। कोई 4 बजे शाम को कवि सम्मेलन शुरू हुआ। कुछ कवि उर्दू के भी थे। कवि सम्मेलन का संचालन कौन करे, इस मुद्दे को लेकर काफी झगड़ा फसाद हुआ। सबसे पहले एक ऐसे कवि जी प्रकट हुए जो वीर गाथा काल का चरित्र रखते थे। उनकी उस ओजपूर्ण कविता में कविता कम थी, ओज ज्यादा था। उन्होंने मुट्ठियां तानी, हाथ पैर हिलाए और यह साबित कर दिया कि कविता मात्र श्रव्य काव्य ही नहीं वरन दृश्य काव्य भी है। कुछ कवियों ने दफ्तर के बड़े साहब यानी कि मुझे को लेकर काफी भला बुरा कहा, मगर श्रोताओं ने उसे बार बार पढ़ने को कहा। मुझे अपनी लोकप्रियता का पहली बार एहसास हुआ। कवि सम्मेलन करीब 2 घंटे चला। शाम 7 बजे हम लोग भारती जी की अमर कृति अंधा युग का मंचन देखने इकट्ठे हुए। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि प्रोग्राम शुरू होते ही बिजली किसी के साथ भाग गई। अंधा युग इतना प्रत्यक्ष प्रभाव भी डाल सकता है, इसका पता मुझे उसी दिन हुआ। हम लोग बत्ती की प्रतीक्षा में लगभग 1 घंटा बैठे रहे, मगर बिजली थी कि नहीं आई। हम अंधा युग देखकर तो नहीं मगर भोग कर जरूर आए। उस घोर अंधकार में कुछ लोगों को विद्यापति की याद आ गई और उन्होंने एक लड़की को छेड़ दिया। बाकी लोगों के 2 दल अलग अलग बन गए और एक दल ने दूसरे दल से कहा कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एकत्र की गई राशि में से उसने लगभग 1000 रुपयों का गबन किया है। झगड़े फसाद की उस दौर में किसी ने एक बांस खींच लिया, जिसके कारण पंडाल जो था वो नीचे गिर गया। काफी खुदाई के बाद हम लोग प्रकाश में आए। जैसा कि आपने भी एहसास किया होगा,
हमारा हिंदी दिवस काफी सफल रहा। बहुत अच्छी प्रस्तुति समीक्षा जी। हम चूंकि समय की अपनी मर्यादा थी, इसलिए त्यागी जी का पूरा व्यंग तो हम लोग सामने नहीं रख पाए। हमने उस व्यंग के कुछ अंश आप लोगों के सामने समीक्षा जी के माध्यम से यहाँ रखे। धन्यवाद समीक्षा जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति। और उस व्यंग को आपने पूरी तरह से जो है सजीव रूप में साकार जो है वो चित्र होते चले गए। मित्रों, समीक्षा जी को फिर से बधाई देते हुए हम आगे चलते हैं। वस्तुतः विदेशियों के कारण, विदेशी शासन के कारण हमारे पूर्वजों ने अंधा युग उन्हें देखना पड़ा था, लेकिन आज अपने ही शासन में, भाषा के संदर्भ में हम अंधा युग भोग रहे हैं। आज इस स्थिति पर विचार कीजिएगा मित्रों, हमारी भाषा का हमें कितना ज्ञान रहा है। मैं यहाँ एक संदर्भ मुझे याद आता है, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता अनन्य मानी गई है। इस मित्रता को कालजयी बनाते हुए स्वयं योगेश्वर ने द्रौपदी से कहा कि तुम मेरी सबसे प्रिय सखी हो, इसलिए कृष्ण की सखी होने के कारण तुम भविष्य में कृष्णा नाम से जानी जाओगी। आज विचार कीजिएगा, कृष्णा कौन है? कॉन्वेंट कल्चर के चलते मैं कहूंगा कि हमारी उस एक मानसिकता के चलते, अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग KRISHNA, कृष्णा, और हमारे उच्चारण में भी कृष्णा, हमने आगे की सारी पीढ़ी में कृष्ण को कृष्णा कर दिया। इस पर विचार नहीं हुआ। कृष्ण हमारे थे, उनका उच्चारण कृष्ण ही होना चाहिए था विश्व भर में। विश्व को योग भारत ने दिया, योग का योगा दुनिया ने किया और हमने अपना लिया। अंग्रेज कोलकाता नहीं बोल पाया, उसने कैलकाटा कहा और उसी तरह से स्पेलिंग लिखी। अभी अभी कुछ वर्ष पहले कोलकाता हुआ, वर्षों हम कैलकाटा लिखते रहे। हम लखनऊ की स्पेलिंग आज भी क्या लिख रहे हैं? लंबे समय कानपुर को PORE लिखा जाता रहा। आज स्थिति यह है कि पूर्ण और पूर्ण ण समाप्त होने पर आ गया। लड़ाई और पढ़ाई, ढ़ और ढ़ के बीच का अंतर नई पीढ़ी के लिए जो है टेढ़ी खीर हो रहा है। सबसे बड़ी विसंगति तो यह है मित्रों, अंग्रेजी का ज्ञान न होने पर आम भारतीय लज्जा अनुभव करता है, लेकिन यदि उसे अपनी भाषा नहीं आए, हिंदी नहीं आए, तो इसके लिए किसी प्रकार का संकोच कहीं दिखाई नहीं देता। वस्तुतः भाषा के प्रश्न का हमने अपनी सुविधा से दोहन किया। हम घर में देसी रहना चाहते हैं और बाहर विदेशी दिखना चाहते हैं। इस दोहन का सजीव चित्रण किया है वीनू जम्वार ने अपनी एक कथा में। वीनू जी की इस कथा में एक, मैं कहूंगा कि गाथा छिपी हुई है। इस कहानी के माध्यम से इस दोहन को, इस विसंगति को चेहरे पर चेहरा लगाने की हमारी जो प्रवृत्ति है, इसको प्रस्तुत किया गया है। इसे इस कथा का नाम, इसका शीर्षक मिट्टी की महक। मिट्टी की महक को स्वर देंगी हमारी साथ की साहित्यकार मित्र स्वरांगी साने। मैं आमंत्रित करता हूं स्वरांगी साने को, आए और वीनू जम्वार जी की रचना मिट्टी की महक का वाचन करें। स्वरांगी साने। कमिश्नर साहब के इकलौते बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। वे हाल ही में स्थानांतरित होकर मुंबई आए हैं। रहन सहन से लेकर बोलचाल सब अंग्रेजी सभ्यता में रंगे हुए। देहात में रहने वाले कमिश्नर साहब के हिंदी भाषी माता पिता को इस घर में प्रवेश मना है। बहू के अनुसार उन्हें अंग्रेजी नहीं आती ना। 4 लोगों के बीच बेटे बहू की भेटी हो, ये बहू को कतई मंजूर नहीं। इस बार बर्थडे पर दादा दादी को बुलाने की जिद पोते ने धर रखी है। रो रो कर अस्वस्थ हुए बच्चे को देख लाचारी में रीटा ने उन्हें बुला तो लिया,
किंतु मेहमानों के सामने कमरे से बाहर निकलने की उन्हें इजाजत नहीं दी गई। क्लब हाउस के एक कमरे में बैठे देसी माता पिता हॉल से आती अंग्रेजी की किटपिट साफ सुन रहे हैं। कभी कभी झरोखे के पर्दे को थोड़ा हटाकर आयोजन देखने के मोह की संतुष्टि भी कर रहे हैं। पार्टी में कॉरपोरेट की दुनिया के गिने चुने नाम, सरकारी आला अधिकारियों के साथ ही फिल्मी जगत की विभूतियों को भी अच्छी खासी भीड़ जमा है। एक्सेंट में संवाद उछल रहे हैं। पाश्चात्य संगीत की धुन पर कोई गुनगुना रहा है तो कुछ जोड़ियां डांस फ्लोर पर होले होले थिरक रही हैं। अचानक वरिष्ठ से दिखने वाले सज्जन के प्रवेश करते ही सब उनकी ओर लपके। उन्होंने देर से आने के लिए सॉरी कहा और बताया कि आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वे चीफ गेस्ट के रूप में शहर की एक प्रसिद्ध संस्था में इनवाइटेड थे, अतः उन्हें यहां आने में देर हो गई। गपशप का विषय हिंदी भाषा के इर्द गिर्द घूमने लगा। बातों ही बातों में पता चला कि पधारे हुए सज्जन नए चीफ कमिश्नर हैं। बड़े साहब ने जब भाषा की बात की तो विभागीय अधिकारीगण भाषाई पांडित्य दिखाने में का अवसर कैसे छोड़ सकते थे। देखते ही देखते पूरी महफिल मातृभाषा की महत्ता, क्षमता तथा आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी अनिवार्यता पर बातें करने लगी। एक से बढ़कर एक, मानो वरिष्ठ अफसर के समक्ष वे अपनी धाक जमाने में लगे हो। साहब कह रहे थे, चीफ कमिश्नर के स्थान पर जैसे ही उन्हें मुख्य आयुक्त कहकर संबोधित किया गया, उन्हें अपने स्वर्गीय पिता की बहुत याद आई। जब वे छोटे थे तो बाबूजी अक्सर कहा करते थे, एक दिन पढ़ लिख कर हमारे सत्येंद्र आयुक्त बनकर अपने जिले का नाम रोशन करेंगे, गांव के लोगों की समस्याओं को दूर करने में सहायक बनेंगे। बड़ी आस थी उन्हें, जिसे वे आज तक पूरा नहीं कर पाए। आयोजन में संस्था के बच्चों के लोकगीत कर पारंपरिक नृत्य में मंचन किया, जिससे वे अति भावुक हो गए। लोकगीत सुने अनेक वर्ष हो गए थे। गांव गए हुए भी तो कितना समय बीत गया था। यह सोचते हुए वे दुखी हो गए। अपनी संस्कृति, धरोहर तथा परंपराओं की स्मृतियों से वे भाव विभल हो उठे। अचानक वातावरण का रुख परिवर्तित हो गया और पहले के जमाने में जन्मदिन मनाने के तरीके, माता पिता, परिवार की उपस्थिति, गांव की धरती, वहां के परिवेश तथा रिश्तेदारों से जुड़ी बातें प्रासंगिक हो उठी। दादी रुक्मिणी पर्दे की ओट से 70 वर्ष पूर्व के संसार में खो गई। गांव का स्कूल, संगी साथी, हरे भरे खेत, आम का बगीचा, नीम के पेड़ पर लगा झूला और सावन के तीज त्योहार। 10वीं कक्षा पास छात्रा रुक्मिणी को पढ़ी हुई अंग्रेजी पुस्तकों की पंक्तियां उम्र के इस पन्ने पर भी अच्छी तरह याद हैं। हाँ, इन लोगों की भांति वे फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाती, किंतु इस बात का अफसोस उन्हें कभी रहा भी नहीं। उन्हें गीत बहुत अच्छे लगते थे, संगीत का शौक भी था। दिन भर काम करते करते वे गुनगुनाती रहती। प्रसन्न चित्त रुक्मिणी आज भी रिश्तेदारों के यहाँ अपने लोकगीत गायन के लिए जानी जाती हैं। उधर समय की नजाकत को देखते हुए रीटा ने आनंद फानन में एक योजना बनाई। माइक हाथ में लेकर सभी को संबोधित करते हुए बोली कि आज रोहन का जन्मदिन बिल्कुल परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। उसने तो पहले से इसकी व्यवस्था भी कर रखी है। रोहन के दादाजी और दादी जी गांव से आए हैं। दादी जी लोक संगीत की बहुत अच्छी गायिका हैं। आज हम सभी उनसे लोकगीत सुनेंगे। उपस्थित लोगों ने रीटा की खूब वाहवाह की। मुख्य आयुक्त तो गदगद हो उठे।
जमकर रीटा की प्रशंसा की। कहा, आजकल कम लोग ही बुजुर्गों की इतनी देखरेख करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं और पुरानी परंपराओं को मान देते हैं। अपनी नाटक की सफलता पर इतराती रीटा ने पति से ड्राइवर को तत्काल घर भेजकर रसोई घर के कोने में रखी खीर की छोटी सी पतीली मंगवाने को कहा। दादी द्वारा पोते के लिए सुबह सुबह बनाई गई खीर की वो छोटी पतीली अचानक महत्वपूर्ण हो उठी। बहू दोनों बुजुर्गों से बाहर चलने तथा अतिथियों से मिलने का आग्रह कर रही है। आखिर उसे सभी को ये दिखाना भी तो है कि कमिश्नर शेखर सक्सेना और रीटा सक्सेना परंपराओं के निर्वहन में मुख्य आयुक्त से भी आगे हैं। शहद घुले शब्दों के अंदर छिपी भावनाओं को दोनों पति पत्नी भली भांति समझ रहे थे, किंतु आज तक अपनी इकलौती संतान शेखर की खुशियों के लिए दोनों ने सब कुछ सहा था। वे आज पीछे कैसे हटते। मंच तैयार हो गया। आरती की सजी थाली में रोली, चंदन, चावल विधिवत रखे गए हैं। चांदी के कटोरी में खीर चम्मच विराजमान है। दादा दादी ने परंपरागत तरीके से रोहन को टीका लगाया। उसके जन्म के समय गाई अपनी 2 पंक्तियों में दादी ने आशीर्वचन दिए। कमल फूलों से निकले हमारे ललना, दादा ले आए सोने का पलना, दादी झुलाए तू झूल ललना, दादी झुलाए तू झूल ललना। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उपस्थित लोगों की फरमाइशें आनी आरंभ हो गई। दादी वाराणसी से है तो बनारस की एक विख्यात चैती तो होनी ही चाहिए। जन्म लिए रघुरैया हो रामा, चैत महीनवा में। दादी के कंठ में जैसे सरस्वती बसी हो। सब वाह वाह कर उठे। इस बीच कोई सावन की कजरी सुनना चाह रहा है तो कोई फागुन का फगुआ। महिलाएं छठी और सोहर के साथ साथ शादी ब्याह में गाए जाने वाले शिव पार्वती, रामजी सीताजी के गीत सुनने को आकुल हैं। अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति की रसमयता में सब आकंठ भीग रहे हैं। अंदर ही अंदर रीता बनकर स्वयं के आकलन में व्यस्त हैं। पाश्चात्य वातावरण में गांव की मिट्टी घुलने लगी है। अंग्रेजियत का मुखौटा छटने लगा है। धन्यवाद स्वरांगी। ये थी मिट्टी की महक। मिट्टी की महक को आप तक पहुंचाए विनू जम्वार जी की कहानी स्वरांगी साने के स्वर में। मित्रों, जो कुछ इसमें कहा गया वो बहुत महत्वपूर्ण था। रीटा और रीता, रित का अर्थ होता है मुक्ति, मोक्ष, सत्य। ढकोसले से मुक्त होकर जब हम जीने लगते हैं तो रीटा से रीता होने लगते हैं। ढकोसलों से मुक्त मनुष्य सच्चा होता है। सच्चाई लिखना और सच्चाई जीना ये लेखक को अच्छे और सच्चे लेखक में बदलता है। मित्रों, लेकिन कोई भी सच्चा लेखक वर्तमान में भारतीय भाषा का जो लेखक है वो जिन विसंगतियों से गुजरता है, जिन कठिनाइयों से गुजरता है, सीधे एक लघु कथा के माध्यम से, और ये लघु कथा जो है ये मेरी अपनी एक लघु कथा, सीधे जो है आप लघु कथा के साथ जुड़िएगा। विश्वास है कि कुछ और कहने के मुकाबले कथा के माध्यम से बात आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होगा। इस लघु कथा का शीर्षक हिंदी का लेखक। हिंदी का लेखक संकट में है। मेज पर सरकारी विभाग का एक पत्र रखा है। हिंदी दिवस पर प्रकाशित की जाने वाली स्मारिका के लिए उसका लेख मांगा है। पत्र में यह भी लिखा है कि आपको बताते हुए हर्ष होता है कि इसके लिए आपको ₹500 मानदेय दिया जाएगा। इस पत्र के बगल में बिजली का बिल भी रखा है। 670 रुपए की रकम का भुगतान अभी बाकी है। हिंदी का लेखक गहरे संकट में है। उसके घर आने वाली पानी की पाइपलाइन चोक हो गई है। प्लम्बर ने 1500 रुपए मांगे हैं। यह तो बहुत ज्यादा है भैया। ज्यादा कैसे? 900 मेरे और 600
दिहाड़ी मजदूर के। पर इसमें दिहाड़ी मजदूर क्या करेगा भला? सीढ़ी पकड़कर खड़ा रहेगा, सामान पकड़ाएगा, पाइप काटने के बाद जब दोबारा जोड़ूंगा तो कनेक्टर के अंदर सॉल्यूशन भी तो लगाएगा। बहुत काम होते हैं बाबूजी। 2-3 घंटा मेहनत करेगा तब जाकर कहीं 600 बना पाएगा बेचारा। आप सोचकर बता दीजिएगा। अभी तो हाथ में दूसरा काम है। हिंदी के लेखक का संकट और गहरा गया है। 2-3 घंटा काम करने के लिए मिलेगा 600 रुपया। 2-3 दिन लगेंगे उसे लेख तैयार करने में, मिलेगा 500 रुपया। सरकारी मोहर लगा पत्र उसका मुंह चिढ़ा रहा है। अंततः हिम्मत जुटाकर उसने प्लम्बर को फोन कर दिया। काम तो करवाना है, तुम अकेले आ जाना। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, दिहाड़ी मजदूर है हमारे पास। 600 कमा लेगा तो उस गरीब का भी घर चल जाएगा। तुम टाइम पर आ जाना भैया। फोन रखते समय हिंदी के लेखक ने जाने क्यों एक गहरी सांस भरी। मित्रों, प्राय ये स्थितियां होती हैं। आज आप किसी से पूछिए कि आप क्या करते हो और कोई उत्तर दे कि वो लेखक है या लेखिका है, तो सामने वाला कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन आप करते क्या? श्वास भरना, प्राणायाम में लंबी श्वास भरने और छोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। श्वास के चक्र पर टिका होता है जीवन। अभिव्यक्ति के शरीर का श्वास है भाषा। श्वास की अपनी लय है, श्वास की अपनी प्रभा, अपना वलय है। कोई भाषा जब राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होती है तो उस भूभाग की सारी भाषाओं की ज्येष्ठ भगिनी होती है। भाषा बहनें साथ आती हैं मित्रों, तब विषमता मिटती है और समता सरसती है। काशी में कबीर, मथुरा में सूर, चित्तौड़ में मीरा, या फिर महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक पहुंचे संत नामदेव हो, सब एक ही भाव का उपदेश देते हैं। एक भाव की बात हो और पंडित रामेश्वर दयाल दुबे का स्मरण न हो, ऐसा नहीं हो सकता। पंडित रामेश्वर दयाल दुबे और उनका हिंदी गीत मानो एक दूसरे के पर्यायवाची। दुबे जी का प्रसिद्ध हिंदी गीत आप लोगों तक पहुंचा रही हैं हमारी साथ की साहित्यकार रेखा सिंह। मैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा विराम की ओर जाते हुए अगले 5 से 6 मिनट में कार्यक्रम विराम लेगा, मैं रेखा सिंह को आमंत्रित कर रहा हूं। इसके बाद केवल एक छोटी सी प्रस्तुति और है। रेखा जी तक मेरा स्वर पहुंच रहा है। आमंत्रित है श्रीमती रेखा सिंह। रेखा जी, श्रीमती रेखा सिंह, संभवतः उनकी नेट से संबंधित कोई समस्या है। रेखा जी 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 सर। रेखा जी आप आमंत्रित हैं अपने गीत के लिए। कृपया अपना गीत आरंभ करें। जी आपका माइक को अनम्यूट करें। रेखा जी आपका माइक शुरू नहीं है। भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। एक राष्ट्र भाषा हिंदी में, एक राष्ट्र भाषा हिंदी में, कोटि कोटि जनता की जय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। स्नेह सिक्त मानस की वाणी, स्नेह सिक्त मानस की वाणी,
रहे मूल में मीठी ममता, रहे मूल में मीठी ममता, तमस कालिमा को विदीन कर, तमस कालिमा को विदीन कर, जन जन का पथ ज्योतिर्मय हो। भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। जाति धर्म भाषा विभिन्न स्वर, जाति धर्म भाषा विभिन्न स्वर, एक राग हिंदी में सज कर, एक राग हिंदी में सज कर, झंकृत कर हृदय तंत्र को, झंकृत कर हृदय तंत्र को, स्नेह भाव प्राणों में लय हो। भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। धन्यवाद रेखा जी। भारत जननी एक हृदय हो। रेखा जी बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, हम इस कार्यक्रम के विराम की ओर आ गए हैं। एक हृदय होना अर्थात समरस होना, और समरसता के लिए आवश्यक होता है अपनी भाषा से जुड़ना। धरती से जोड़ती है अपनी भाषा। हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं से दूर होने के कारण आज हम अपने लोक साहित्य को खो रहे हैं। हम अपनी मेधा के साथ भी कहीं समझौता कर रहे हैं और रट्टू तोता हो रहे हैं। मित्रों, तब भी भाषा का मर्म जानने वाले, जो भी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जो आम आदमी भी है जो भाषा का मर्म जानता है, वो निराश नहीं है। वो जानता है कि हिंदी तंत्र में लोक के प्रवेश का द्वार है। हिंदी भारतीय लोकतंत्र का आधार है, भारत के भाल की बिंदी है और भारत के सपनों की भाषा हिंदी है। यूं भी पंछी कितना ही ऊंचा उड़ ले, दाना चुगने के लिए लौटता है धरती की ओर। आइए मित्रों, ये जो हारा हुआ आदमी है, ये लौटेगा अपनी माँ की ओर, लौटेगा मातृभाषा की ओर, लौटेगा आपकी भाषा, मेरी भाषा और हमारी भाषा की ओर। हिंदी के अनन्य हस्ताक्षर केदारनाथ सिंह जी की रचना से हमने इस कार्यक्रम का आरंभ किया था। चलते हैं इस कार्यक्रम के विराम की ओर, लौटते हैं अपनी भाषा की ओर। केदारनाथ जी एक रचना जैसे मैं केवल दो पंक्तियों में केदारनाथ जी की बात। विजया जी, मेरा स्वर आप तक पहुंच रहा है? हाँ, थोड़ा कम हुआ था। हाँ जी, मैं अपने केदारनाथ जी की इस रचना को शब्द देना चाह रहा हूं कि जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास, और वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। और मेरी भाषा, मैं लौटता हूं तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूं तुम में, ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूं तुम में। आज के आयोजन में जुड़ने वाले सभी साहित्यकार मित्रों का विशेष धन्यवाद। हमारे जो दर्शक जुड़े उनका धन्यवाद। और मैं अब सीधे चलता हूं विजया टेक सिंघानी जी के पास इस कार्यक्रम को इसका विराम देने के लिए। आमंत्रित हैं विजया जी। धन्यवाद संजय जी। ज्ञान अदब क्षितिज इंफोटेनमेंट और संजय जी, खासकर आप बहुत बढ़िया जानकारी लेखन और संचलन, और सभी सहभागी स्वरांगी साने, अपर्णा कडस्कर, आशु गुप्ता,
रुता सिंह, रेखा सिंह, समीक्षा तेलंग, और बहुत बढ़िया प्रस्तुति, सभी की बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी। और टेक्निकल टीम ज्ञान अदब की शहजाद, तुषार और अलकनंदा, और सबसे ज्यादा तो नसीमा जी और फरूक जी जो हमें ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं विजया टेकसिंघानी आप सभी का और दर्शकों का धन्यवाद करना भूल गई। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और घर में अपने रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।